जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं सीआरपीएफ एससी मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम के लिए जनरल एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के अंदर लेकर आया हूँ, ये सारे टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको जनरल एप्टीट्यूड के एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। पूरा यूट्यूब आपको पागल बना रहा है। वो कैसे? जनरल एप्टीट्यूड के नाम पर आपको जीके पिलाई जा रही है और आपको लॉलीपॉप दी जा रही है और आप लॉलीपॉप लेते जा रहे हो। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जिस पैटर्न क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। पूरा प्रैक्टिस सेट मेरे साथ आपको लगाना है और लास्ट में कमेंट के अंदर आपको अपने मार्क्स बताने हैं कि आपके मार्क्स कितने बने इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज चली हुई है सीआरपीएफ एससी मिनिस्ट्रियल की। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस रहेगा 199 ओनली। इसके अंदर आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे। हमने 6-7 के आसपास मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जल्द ही यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएंगे। बाइलिंगुअल रहेगी और लास्ट के अंदर सेक्शन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है हिंदी इंग्लिश वाले, इसे परचेज न करें। और फुल्ली पैटर्न बेस्ड रहेगी जिसके अंदर टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन, द 4 एड्रेसेस आर गिवन बिलो, विच 2 एड्रेसेस आर एग्जैक्टली द सेम। नीचे 4 पते दिए गए हैं, कौन से 2 पते बिल्कुल समान है। टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है। तो टाइमर हमारा यहाँ पर स्टॉप हो चुका है। इस प्रकार के क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे, जब हमें कौन कौन सी बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। एक तो कैपिटल स्मॉल लेटर्स का यहाँ पर ध्यान रखना है। नंबरिंग अगर कोई दे रखी है तो नंबरिंग का आपको खासकर ध्यान रखना है। फर्स्ट आपको कैपिटल स्मॉल लेटर का ध्यान रखना है। सेकंड नंबरिंग का ध्यान रखना है। तीसरा कोई सिंबल वगैरह दिया गया है तो सिंबल का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है जब भी आपको एड्रेस के क्वेश्चन गिवन हो। और सीधा हमें ऑप्शन से उनको मैच करके देखना है कौन कौन से आपके मैच हो रहे हैं। यहाँ पर बोला गया है कौन से 2 पते बिल्कुल समान है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेकंड एंड फोर्थ, तो सेकंड एंड फोर्थ को सबसे पहले हम मैच करेंगे। ठीक है, तो मैच कीजिए इसको। बिल्कुल सही यहाँ तक। जुबली हिल्स, जुबली हिल्स, फिर यहाँ पर कोमा, मस्थान नगर, फिर कोमा, नंदागिरी हिल्स। यहाँ पर देखिए ए मिसिंग है आपका। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड देखा फर्स्ट एंड फोर्थ, अब फर्स्ट एंड फोर्थ को मिलाएंगे। रोड नंबर 45, फिर कोमा, जुबली हिल्स, फिर कोमा, मस्थान नगर, फिर कोमा। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए नहीं है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका फर्स्ट एंड थर्ड, और फर्स्ट एंड थर्ड को मैच करेंगे। रोड नंबर 45, फिर कोमा, जुबली हिल्स, JUBLEE बिल्कुल सही, हिल्स बिल्कुल सही, मस्थान नगर MASTHANNAGAR, कोमा, नंदगिरी हिल्स, नंदगिरी हिल्स, फिर कोमा दे रखा है बिल्कुल सही। हैदराबाद की स्पेलिंग देखनी है, बिल्कुल सही, फिर कोमा, फिर तेलंगाना बिल्कुल सही, फिर हाइफन बिल्कुल दे रखा है। 50034, 50034 और फिर फुल स्टॉप। तो यहाँ पर जो हमारा मैच किया है फर्स्ट एंड थर्ड, ये दोनों एड्रेस जो आपको दिए गए हैं ये एग्जैक्टली सेम है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट होगा। ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका जीके का क्वेश्चन आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज
कंडक्ट्स द सेंसस ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत की जनगणना आयोजित करता है? चलिए टाइमर स्टार्ट हो गया है। दोस्तों क्वेश्चन को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हम देखेंगे, काफ़ी बार जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? ये हुई थी 1872 के अंदर। किसके कार्यकाल के अंदर? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के द्वारा पहली जनगणना आयोजित करवाई गई थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, नियमित जनगणना किस वर्ष से शुरू हुई थी? तो नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 के अंदर। किसके कार्यकाल के अंदर? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा बनता है, जनगणना जो आपकी 2021 के अंदर होनी थी, कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन किया गया। अब जो इसकी एक्सपेक्टेशन है सेंसस 2021 की, ये है अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, तो जनगणना 2021 में जो होनी थी, कौन से नंबर की जनगणना थी? 16वीं जनगणना अब होगी आपकी। ठीक है, 2011 के अंदर जो जनगणना आपकी हुई थी वो कौन से नंबर की थी? वो 15वें नंबर की थी। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है, सेंसस कमिश्नर कौन है फिलहाल? सेंसस कमिश्नर 2023 के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये रहेंगे डॉक्टर विवेक जोशी इज द सेंसस कमिश्नर। और इसका आपका राइट आंसर रहेगा, कौन कंडक्ट करवाता है सेंसस ऑफ इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। अमित शाह कौन है? होम मिनिस्टर आपके रहेंगे, अमित शाह। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 clusters are given below. Which of 3 clusters are exactly similar to each other? यहाँ पर आपको 5 क्लस्टर्स दिए गए हैं, 3 क्लस्टर आपको बताने हैं जो कि बिल्कुल समान है। चलिए टाइमर स्टार्ट आपका हो गया है, सीधा ऑप्शन से टैकल कीजिए। तो चलिए समय आपका समाप्त हो गया है। सबसे पहले फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ को मिलाएंगे। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ R8H, बिल्कुल सही यहाँ तक, @ ये सिंबल, फिर ये दे रखा है। यहाँ पर 472 है और यहाँ पर 452 है। यहाँ पर इसे ही मैच कर रहे थे ना, मैं नीचे वाला मैच कर दिया, सॉरी। स्टार ये हो गया, यहाँ पर ये सिंबल है आपका, ठीक है, और यहाँ पर ये दे रखा है। तो फर्स्ट एंड थर्ड तो आपके मैच नहीं कर रहे हैं, तो फोर्थ ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तीनों समान होने चाहिए आपके। नेक्स्ट दे रखा 351, 351 इसको मैच करेंगे पहले फर्स्ट 3 को, R8 फर्स्ट और 3 तो आपको मैच वैसे ही नहीं करा, फर्स्ट के अंदर ही देख लिया हमने, ये भी नहीं आंसर होगा आपका। नेक्स्ट रहेगा 342, 3 4 और 2। चलिए इसको मैच कीजिए। 3 और 4 मैच नहीं कर रहे हैं, सिंबल्स आप देख सकते हो अलग अलग है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही बचा हमारे पास 2 4 5, ऑप्शन डी इसका आपका राइट रहेगा। मैच करके देख लो, 2 4 मैच करेंगे, ग्रेट, बिल्कुल सही, ये भी सही है, 4 2 और ये सिंबल। ठीक है, अब 5 को मैच करते हैं।
बिल्कुल सही। ठीक है, तो 2 4 5 यहाँ पर आपका मैच कर रहा है। ऑप्शन डी अगर आपने दिया तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, चूज द रॉन्ग ऑप्शन रिलेटेड टू द सेल ऑफ एम एस एक्सल 2010। एम एस एक्सल 2010 के सेल से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है। चलिए भाई, एम एस एक्सल के अंदर ऊपर जो आपको दिखाई देते हैं ए बी सी डी ऐसे ही आगे, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 1 2 3 ऐसे ही आगे, तो ये होती है आपकी रो को डिनोट किया जाता है 1 2 3 से, और ए बी सी डी इनको बोला जाता है कॉलम, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है कॉलम का और रो का, इसे बोलते हैं सेल। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट रहेगी, गलत नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है सेल एड्रेस इज A1 A2 एंड 3 8 3, बिल्कुल सही। मान लो हमारी कोई सेल है, ठीक है, इसके अंदर आएगा A और 1 के सामने है तो A आएगा 1, तो ये सेल एड्रेस क्या हो गया A1। और ये जो A1 है ना, ये कहाँ पर शो करता है, ये नेम बॉक्स, यहाँ पे हमारा ये एक शीट हो गई, और शीट के ऊपर आपको यहाँ पर नेम बॉक्स देखने को मिलता है जहाँ पर सेल का एड्रेस आपको विजिबल रहेगा, और इसके राइट हैंड साइड के अंदर यहाँ पर फॉर्मूला बार रहता है। ठीक, तो सेकंड भी आपका सही है, A1 A2 A3। ए हमारी यहाँ पर क्या है, कॉलम है, और 1 क्या है, यहाँ पर रो है। नेक्स्ट दे रखा है सेल कंटेन्स टेक्स्ट सच एज लेटर्स नंबर्स एंड डेट्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। सेल के अंदर लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, डेट्स भी हो सकते हैं, या कोई सिंबल वगैरह भी हो सकता है। नेक्स्ट दे रखा है सेल एड्रेस इज नोटेड 1 2 एंड 3, ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। सेल एड्रेस को A1 या मान लो बी कॉलम है हमारी और फर्स्ट रो है तो B1, तो इस प्रकार से हम A1 A2 A3 या B1 B2 B3 इस प्रकार से हम सेल एड्रेस को डिनोट करते हैं। 1 2 3 से हम रो को डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट करते हैं। 5 क्लस्टर दिए गए हैं, 3 क्लस्टर आपको बताने हैं जो कि बिल्कुल समान है। तो चलिए समय समाप्त होता है। सबसे पहले फर्स्ट 3 और 4 को मैच करेंगे। $7 E9 ब्रैकेट है ये सिंबल, फिर R, फिर 5 हो गया आपका, फिर ये हो गया, फिर E, ये बिल्कुल सेम है। अब 4th को मैच करेंगे, किसी भी एक के साथ मैच कर सकते हो क्योंकि तीनों एक जैसे होने चाहिए। 7U, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये देखो यहाँ पर ये स्मॉल है आपका, और यहाँ पर क्या है कैपिटल, तो फर्स्ट 3rd एंड 4th नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट देखा है 3 5 1, तो 1 3 5 को मैच कीजिए फटाफट से। 7U $E9 बिल्कुल सही, ये भी सही, R सही हमारा, 5Z भी सही, E भी सही। अब 5 को मैच करेंगे, 7U R5ZER बिल्कुल सही मैच कर गया है। फर्स्ट 3rd एंड 5 ये मैच कर रहा है आपका, तो यही आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है जनरल एप्टीट्यूड की, TCS के द्वारा पूछी गई है, और मॉक टेस्ट के अंदर आपको सारे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे जनरल एप्टीट्यूड के। हर एक टाइप के पैटर्न, जो भी पैटर्न क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं वो देखने को मिलेंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, तो आप परचेज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो।
बी इसका राइट आंसर बनेगा, बी दिया तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द गिवन वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए समूहों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता। चलिए टाइमर स्टार्ट आपका। काफी आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। एड्रेस मैचिंग वाले क्वेश्चन को ध्यान से करना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाएगी। चलिए फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या बन सकता है। बी यहाँ पर है बिल्कुल, एल बी है, यू बी है, ई नहीं है, हम्बलिंग के अंदर ई नहीं है, तो यही जो हमारा वर्ड है ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा, हलवा क्वेश्चन था। चलिए टाइमर स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड MS एक्सेल 2010 मैथ फंक्शन। निम्न में से कौन वैध MS एक्सेल 2010 में मैथ फंक्शन नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी MS एक्सेल का नॉलेज है तो ये भी आपके सामने हलवा क्वेश्चन है। चलिए बेस आपका मैथ फंक्शन होता है, मोड ये भी आपका मैथ फंक्शन होता है। जब मैंने आपको MS एक्सेल के फार्मूला करवाए थे सारी डिटेल के अंदर करवा रखे हैं। तो ऑफ जो फंक्शन होता है ये MS एक्सेल के अंदर मैथ फंक्शन नहीं होता है। ऑप्शन डी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन नंबर 8, टाइमर स्टार्ट। द डिस्टेंस बिटवीन रिटन टेक्स्ट एंड द एज ऑफ ए पेपर इन MS वर्ड 2010 इज कॉल्ड एज। MS वर्ड 2010 में लिखित पाठ और कागज के किनारे की दूरी को क्या कहा जाता है। MS एक्सेल में मान लो कोई पेज है और ये लिख रखा है हमने उसके ऊपर टेक्स्ट, ये है आपका एज ऑफ पेपर और ये है आपका टेक्स्ट। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसे हम बोलते हैं मार्जिन। और इसके ऊपर आपको एक रूलर लाइन दिखाई देती है, ऊपर भी और लेफ्ट साइड के अंदर भी, ठीक है। रूलर लाइन के अंदर क्या होते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट। इनकी हेल्प से हम पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट और राइट के अंदर, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, टाइमर स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन मणिपुर टू सेलिब्रेट द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मणिपुर में वसंत की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। ये सभी जो त्योहार हैं आपके ये मणिपुर के रहेंगे, ठीक है। लाई हरोबा भी आपका मणिपुर का है, कूट भी, योशांग भी और गान नगई भी। लाई हरोबा के अंदर क्या होता है, देवताओं और पूर्वजों की पूजा की जाती है और कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर के अंदर। कूट, कूट फेस्टिवल ये भी आपका मणिपुर का ही रहेगा, ठीक है। और ये इसे हम क्या बोलते हैं, चवांग कूट के नाम से भी जानते हैं। चवांग कूट आपसे पूछ ले कहाँ का त्योहार है तो ये भी आपका मणिपुर का ही रहेगा। कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। लाई हरोबा ये आपको मनाया जाता है अप्रैल मई महीने के दौरान। नेक्स्ट आपका योशंग, तो ये आपका मणिपुर का ही है और ये क्या बात कब मनाया जाता है, वसंत ऋतु की शुरुआत के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका आपका राइट आंसर यह रहेगा, योशंग। गान नगई की बात करें
तो इसे चकन, गांड, नगई के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? असम के अंदर, मणिपुर के अंदर और नागालैंड के अंदर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। मणिपुर के अंदर योशांग मनाया जाता है आपका वसंत ऋतु की शुरुआत में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट। वो वाज द चीफ गेस्ट ऑफ 74th रिपब्लिक डे परेड 2023। 74वें गणतंत्र दिवस परेड 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे? चलिए टाइम ऑफ। तो अब की बार जो आपका 74th रिपब्लिक डे मनाया गया, 74वां गणतंत्र दिवस, उस पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी चीफ गेस्ट रहेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है 2023 में कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो मनाया गया था आपका 74वां गणतंत्र दिवस। और विषय क्या था आपकी बार? थीम यानी क्या थी 74वें गणतंत्र दिवस की? तो ये रहेगी जन भागीदारी। जन भागीदारी इसकी थीम रहेगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13 खिलाड़ियों P1, P2, P3 ऐसे ही P13 तक है में से एक टीम का चयन किया जाना है। टीम में 7 खिलाड़ी होंगे। P2 को P1, P6, P4 के साथ नहीं चुना जा सकता। तो जहाँ पर P1, P6, P4 होगा वहाँ पर आपको P2 नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है P7 को P2, P10, P11, P13 के साथ नहीं चुना जा सकता। यदि P8 और P13 दोनों का चयन किया जाता है तो P5 का चयन अवश्य किया जाना चाहिए। P4 को P2, P10, P12 या P11 के साथ नहीं चुना जा सकता। तो निम्न में से कौन सा टीम का सही चयन है? तो फटाफट से ऑप्शन मैच करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट वाला यहाँ पर क्या बोल रहा है? P2 को P1, P6, P4 के साथ नहीं चुना जा सकता। तो P2 यहाँ पर कहाँ दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। 1, 6 और 4 है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर बिल्कुल सही बन रही है। नेक्स्ट बोल रखा है P7 को P2, P10, P11 और P13 के साथ नहीं चुना जा सकता। तो यहाँ पर 2 है क्या? नहीं है। P10 है? नहीं है। P11, P13 नहीं है। तो यहाँ पर P7 हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बोल रहा है यदि P8 और P13 का दोनों का चयन किया जाता है तो P5 का चयन आवश्यक है। P8 और P13 के साथ आपका P5 आना चाहिए। तो P8 के साथ P5 तो है यहाँ पर, लेकिन P13 नहीं है। ठीक, P8 और P13 जो आपके आएंगे तो P5 का होना यहाँ पर आवश्यक है, लेकिन दोनों का यहाँ पर साथ होना जरूरी है। तो ये आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट को चेक करते हैं, सेकंड ऑप्शन को। P2 को P1, P6, P4, P1, P6, P4, P2 नहीं होना चाहिए। तो P2 नहीं है, बिल्कुल सही। P7 को P2, P10, P11 और P13, 2, 10, 11, 13, 2, 10, 11, 13 है यहाँ पर। 2, 10, 11, 13, 13 है यहाँ पर। 2, 10, 11, 13 की जगह पर क्या है यहाँ पर? 13 है। तो 13 है यहाँ पर, तो आपका P8 भी यहाँ पर होना चाहिए और P5 भी यहाँ पर होना चाहिए। होना चाहिए ना? अरे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
ठीक है ना, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं बोल रखा है P4 को P2 P10 P12 P11, तो 2 10 11, 2 10 12 और 11, 2 10 12 और 11, 12 11 दे रखा है। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों P4 दे रखा है। P4 तो हमारा P2 P10 P12 P11 के साथ नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसको मैच करेंगे। P2 को P1 1 6 4 के साथ नहीं होना चाहिए, 1 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर P2 नहीं होना चाहिए आपका, नहीं है, बिल्कुल सही है। P7 2 10 11 13 के साथ नहीं होना चाहिए, 2 10 11 13, 13 है यहाँ पर, लेकिन P7 नहीं है, बिल्कुल सही है। भी P8 और 13 दोनों का चयन P5 के साथ होगा, 8 और 13 का चयन P5 के साथ होगा, ये भी सही है। P4 को 2 10 12 11 के साथ नहीं चुना जा सकता, 2 10 11 12, 2 10 11 12 है, नहीं है, तो यहाँ पर P4 हो सकता है। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ये आपकी राइट कॉम्बिनेशन रहेगी। ऑप्शन डी को भी आप मैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए टाइमर स्टार्ट। स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन, ऑप्शन आपके नेक्स्ट पेज पर है। चलिए भाई ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, ये ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, 1 2। आपको कथन को सत्य मानना है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको तय करना है कि दिए गए बयानों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है और तदनुसार अपना उत्तर इंगित करें। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है कथन आपका, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस, भारत अनेक भाषाओं का देश है, ये आपका कथन दे रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष निकालने हैं। निष्कर्ष दे रखा है ऑल इंडियन शुड लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस, सभी भारतीयों को कई भाषाएं सीखनी चाहिए। तो ऐसा कोई ज़रूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है। सेकंड दे रखा है एवरी कंट्री हैज़ मल्टीपल लैंग्वेजेस, हर देश में कई भाषाएं होती, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। ये हमारे भारत देश के अंदर ही मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो भारतीयों को कई भाषाएं सीखनी चाहिए, भी इसका निष्कर्ष गलत है। हर देश में कई भाषाएं होती है, ऐसा भी बिल्कुल संभव नहीं है। तो कोई भी निष्कर्ष यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट रहेगा, नाइदर कंक्लूजन वन नोर टू, न तो इन निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। टाइमर स्टार्ट आपका। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फटाफट से। एक कक्षा के परीक्षा परिणाम के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में x ऊपर से 11वें स्थान पर है और नीचे से 30वें स्थान पर है। 6 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी, जबकि 4 इसमें अनुत्तीर्ण हो गए। कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो सबसे पहले चलिए टाइम आपका खत्म हो गया है। टोटल निकालेंगे, टॉप प्लस बॉटम -1। तो टॉप से कितना है 11 प्लस 30 -1, तो कितना हो जाता है 41 -1 40। अब क्या बोला है, 6 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी और 4 अनुत्तीर्ण हो गए, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? तो कक्षा में कितने छात्र हैं, ये तो था उत्तीर्ण वाला, ठीक है। अब हमें 6 और 4 को दोनों को ऐड करने, क्योंकि 6 ने तो परीक्षा ही नहीं दी और 4 अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल हो गए। तो टोटल कितने हो गए 10, तो 40 में 10 ऐड करेंगे, कितना बनेगा 50। तो कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? 50। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हुआ, हल हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलिए टाइमर स्टार्ट। व्हाट इज़ द मिनिमम जूम परसेंटेज इन MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन? MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है?
चलिए, इतनी देर क्वेश्चन भी नहीं था। MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट जूम परसेंटेज रहता है वो होता है 100%, और मिनिमम न्यूनतम होता है 10%, मैक्सिमम होता है 400%। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? मिनिमम। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट रहेगा, 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ बर्मा, बर्मा की वर्तमान राजधानी क्या है? बर्मा की वर्तमान राजधानी है आपकी नेफिया-दो। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। और बर्मा का नाम म्यांमार किस वर्ष पड़ा था? 1989 के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। वर्तमान राजधानी रहेगी नेफिया-दो। ऑप्शन ए आपका राइट यहाँ पर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। टाइमर स्टार्ट आपका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन फॉलोइंग सीक्वेंस, each of which is immediately preceded as well as immediately followed by a letter। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक के पहले और ठीक के बाद एक अक्षर है? पहले और ठीक बाद अक्षर आपको देखना है, ऐसे कितने अंक हैं? चलिए भाई, टाइम ऑफ। तो एक अंक ये हो गया, इससे पहले भी आपका अक्षर है और बाद में भी अक्षर है, तो फर्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट वाला 9 आता है, तो इसके पहले भी अक्षर है और बाद में भी अक्षर है, सेकंड वाला हो गया। नेक्स्ट आपका 2 है, ये इसके पहले भी अक्षर है, बाद में भी अक्षर है, तो 3 हो गया। ये अंक है, इसके बाद में सिंबल है, ये नहीं है। 5 यहाँ पर भी दोनों साइड अक्षर नहीं है। फिर आपका 9 बच जाता है, तो वैसे लास्ट के अंदर है। तो टोटल कितने हैं अनुक्रम ऐसे? 3। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ए दिया तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए भाई, टाइमर स्टार्ट। 4 एड्रेस आपको दिए गए हैं। 2 एड्रेस आपको इनमें से बताने हैं जो बिल्कुल सेम रहेंगे, बिल्कुल समान। चलिए भाई, मैचिंग करो फटाफट से ऑप्शन से। सेकंड एंड फोर्थ को मैच करते हैं पहले। सेकंड एंड फोर्थ बिल्कुल सही। जुबली हिल्स, रोड नंबर 25, रोड नंबर 25। सेकंड एंड फोर्थ का हम सेकंड और थर्ड कर रहे हैं यार। इसको एक बार इरेज करते हैं। अरे रबड़ हो जाना। सेकंड एंड फोर्थ मैच करना था पहले। हाउस नंबर यहाँ पर देखो डॉट आना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है, तो सेकंड एंड फोर्थ आपका आंसर नहीं होगा। फर्स्ट एंड फोर्थ देखिए, हाउस नंबर। फर्स्ट एंड फोर्थ भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर डॉट नहीं है आपका, तो ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड हाउस नंबर डॉट, यहाँ पर देखिए आईफन है, तो ये भी आपके सेम नहीं है। एक ही ऑप्शन बच गया 3 और 2। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। डी दिया तो बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। टाइमर स्टार्ट। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द स्ट्रिंग्स ऑफ एलिमेंट्स गिवन बिलो विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाई ए वोवल। नीचे दिए गए तत्वों की श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद आएगा, यहाँ पर ठीक बाद एक स्वर है।
ठीक है। वोवल्स आपको देखने हैं, वोवल आपको पता ही होगा, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो ऐसी कितनी संख्या यहाँ पर रहेंगी जिनके ठीक पहले और बाद में क्या है, वोवल है। तो चलिए देखते हैं। ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट ये संख्या है, तो इसके ठीक बाद में तो कहीं पर भी नहीं है वोवल। फिर आता है 3, इसके पहले वोवल है और बाद में वोवल है, तो 1 हो गया हमारा। नेक्स्ट 7, यहाँ पर वोवल नहीं है तो ये आंसर नहीं है, नहीं बनेगा आपका। 8, यहाँ पर भी वोवल नहीं है। 2 के पहले और बाद वोवल नहीं है। यहाँ पर 2 के पहले वोवल बाद में नंबर है, नहीं बनेगा। 4 के बाद में वोवल है, पहले नहीं है। नेक्स्ट है E3U, तो 3 के पहले भी वोवल है, बाद में वोवल है, तो एक ये हो गया हमारा। नेक्स्ट 5, बाद में वोवल है, पहले नहीं है, नहीं होगा। 4 के बाद में वोवल है, पहले नहीं है, नहीं बनेगा। फिर 6, ये भी आपका नहीं बनेगा। 7 के बाद में है, पहले नहीं है। 5, तो 5 के पहले भी वोवल है, बाद में वोवल है, तो ये आपका बनेगा। नेक्स्ट 4, बाद में वोवल है, पहले नहीं, नहीं बनेगा। 2, ये भी नहीं बनेगा। 5, ये भी नहीं बनेगा। 6 नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो टोटल कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनके ठीक पहले और बाद में वोवल हैं, वो है 3। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा। 8 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइमर स्टार्ट। चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर बोल रखा है जी से बड़ा है एन, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर टी जो है आपका जी के बराबर है, और टी जो है आपका जी के बराबर है, और टी जो है वो एन से बड़ा है। तो जो हमारा एन है वो जी से बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये निष्कर्ष आपका सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए ही आपका राइट रहेगा। एन टी से बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए एन जो है टी से बड़ा है, बिल्कुल सही, हलवा क्वेश्चन है। जी जो है डी से बड़ा है, तो जी बिल्कुल डी से बड़ा है। नेक्स्ट रखा है डी से बड़ा है टी, डी से बड़ा है टी, तो बिल्कुल जी के बराबर है टी, और जी डी से बड़ा है, तो ये भी निष्कर्ष फॉलो करेगा। ऑप्शन ए दिया तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। स्टार्ट करते हैं टाइमर को। इतनी देर क्वेश्चन नहीं था, चलिए करते हैं। इथरनेट कार्ड एक नेटवर्क अडेप्टर है जिसका उपयोग वायर्ड नेटवर्क सेट करने के लिए किया जाता है, और इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कई बार इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है कंप्यूटर के अंदर, एनआईसी की फुल फॉर्म बताओ, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इसके बिना कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ब्लूटूथ कार्ड क्या होते हैं? कंप्यूटर को ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए यूएसबी टाइप का आपका ब्लूटूथ कार्ड आता है। फाइबर ऑप्टिक्स जिसका यूज कम्युनिकेशन के अंदर किया जाता है, जो टोटल इंटरनल TIR पर बेस रहती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट आपकी पूछी जा सकती है वाईफाई की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। टाइम स्टार्ट। ऑप्शन से मैच करो फटाफट से। नीचे दिए गए अक्षर क्रमांकित हैं, कौन सा विकल्प सार्थक शब्द बनाने के लिए अक्षरों की सही व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? हमें तो लूट लिया। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड बनेगा आपका? क्रिएचर।
अब इसको बिठा लो सी पर। आर कितने पर है? 4 पर। 2 4 बिल्कुल। ई 1 2 4 1 कहाँ पर है? कईयों में है तो ए 5 2 4 1 5 ये भी है। फिर टी 7 पर। 2 4 1 5 7। टी 7 पर। यू कितने पर है? 3 पर। आर कितने पर है? 8 पर भी है और आपका 4 पर भी है। ठीक है, तो ऑप्शन में 8 देखें कहीं पर है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम? 8। 8 एक ही बच गया वैसे भी हमारा। ई है हमारा 1 पर, तो ये मिला लो फटाफट से। कुछ गड़बड़ है क्या? सॉरी, ई है आपका 6 पर, ये हमने 1 पर ले लिया, ये 6 पर। तो मैच कर लो इसको, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 8 लेते हैं ना, देखो अब आप कहीं पूछेंगे कि सर यहाँ पर 4 भी 8 भी है, तो 8 लेते तो 8 तो कोई ऑप्शन के अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नीचे आकृतियाँ दी गई हैं 1 से 6, ये 1 से 6 तक आकृतियाँ आपको दी गई हैं। निम्नलिखित आकृतियों को समान गुणों के आधार पर समूहित करना है, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए 4 5 6 देखते हैं। 4 5 6 के अंदर इन दोनों का जब हम मैच करते हैं तो ये वाली जो आकृति है वो 90 डिग्री रोटेट की गई है, तो नेक्स्ट वाली भी 90 डिग्री रोटेशन पर होनी चाहिए। ये यहाँ पर है, तो जब हम इसका रोटेशन करेंगे, रोटेशन 90 डिग्री पे करेंगे तो इस टाइप में आनी चाहिए ये, लेकिन ऐसे नहीं है। तो 4 5 6 6 और देखेंगे तो ये दोनों वाटर इमेज हैं, तो इनके अंदर कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। नेक्स्ट दे रखा फर्स्ट 3 और 6, फर्स्ट 3 और 6 को देखेंगे, ये दोनों आपस में क्या है? वाटर इमेज। ये दोनों भी आपकी वाटर इमेज हैं, फर्स्ट 3 और 6 के अंदर वाटर इमेज है ही। ठीक है, तो ये तीनों सिमिलर प्रॉपर्टीज यहाँ पर कैरी कर रही हैं, फर्स्ट 3 और 6। 22 का बी आंसर आपका राइट होगा, 22 का बी दिया तो बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23। मध्ययुगीन काल के निम्नलिखित भारतीय स्मारकों में से किसको 1993 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? चलिए आंसर दीजिए, तब तक एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हुमायूं का मकबरा, इसे कब बनाया गया था? 1570 के अंदर। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली के अंदर। ताजमहल सभी को पता है, आगरा के अंदर। जहांगीर का मकबरा, ये कहाँ पर है? आपका लाहौर के अंदर, पाकिस्तान। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो 1993 के अंदर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ताजमहल भी काफ़ी बार पूछा जाता है, 1983 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के अंदर शामिल किया गया था, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। टाइम मस्ट स्टार्ट। इन विच ईयर मुद्रा योजना फॉर प्रोवाइडिंग लोन अप टू 10 लाख स्टार्टेड? 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मुद्रा योजना के अंदर 3 प्रकार के आपके लोन दिए जाते हैं, एक तो होता है शिशु, एक होता है किशोर, एक होता है तरुण। शिशु लोन के अंदर 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर के अंदर 50,000 से लेके 5 लाख तक का, और तरुण के अंदर सबसे ज़्यादा 5 लाख से लेके 10 लाख तक का। और यही योजना आपकी शुरू की गई थी 2015, अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है। टाइमर स्टार्ट। ये शब्द दिए गए हैं आपको, इसके अंदर बोला है बाएं से दूसरे शब्द के पहले अक्षर और बाएं से चौथे शब्द के पहले अक्षर के बीच कितने अक्षर आते हैं? अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग बताना आपको ये।
चलिए, तो वाई से दूसरा शब्द कौन सा हो गया, ये, और पहला अक्षर कौन सा हो गया, एम। नेक्स्ट बोल रखा बाएं से चौथे, बाएं से चौथा कौन सा है, ये, और इसका पहला अक्षर क्या हो गया, पी। अब कुछ गिन रहे होंगे ये, 1 2 3 4 5, गलत हो जाएगा, 5 ऑप्शन के अंदर भी नहीं है वैसे भी। आपको क्या करना है, एम और पी के बीच में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग कितने लेटर्स आते हैं ये बताना है। तो एम एन ओ, फिर आता है आपका पी, तो कितने आते हैं, 2। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें टैकल करना है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट होता है, और आपको कमेंट के अंदर स्कोर बताना है कितना रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय